मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, जिनको हम ऊप्स भी बोलते हैं, ऊप्स कॉन्सेप्ट बोला जाता है शॉर्ट में, उनके बारे में बात करने वाले हैं। अब आखिर होते क्या हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स? देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स पर काम करती हैं। तो अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं? सबसे पहली चीज, यहां पर मेन कंसर्न जो होता है हमारा, वो होता है डेटा पर। मेन कंसर्न प्रोसीजर पर ना होकर मेन कंसर्न हमारा होता है कि डेटा को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसकी सिक्योरिटी इंप्रूव करनी है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इन पॉइंट्स को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो इस यहां पर सबसे पहला वर्ड है हमारा क्लास, या हम कहें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा क्लास। अब ये क्लास वर्ड कहां से आया है? ये क्लास वर्ड आया है हमारा क्लासिफिकेशन से। ये क्लास वर्ड हमारा आया है क्लासिफिकेशन से। जब भी हम किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप को की बात करते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है? क्लासिफिकेशन हो जाता है। और वहां पर उस एक सेम प्रॉपर्टीज वाला जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास। एग्जांपल के तौर पे, अगर हमने बोला स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमारी हो गई क्लास। अब स्टूडेंट में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। क्या प्रॉपर्टीज होंगी? स्टूडेंट है तो वो चाहे जिस एज का स्टूडेंट हो, चाहे वो जिस क्लास का हो, चाहे जिस स्कूल का हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टडी कर रहा होगा, कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहा होगा, तभी हम उसको स्टूडेंट बोलेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, अब इसमें अगर हम कुछ बात करते हैं, जैसे हम इसमें एग्जांपल लें स्टूडेंट ऑफ एसी टेक। ठीक है, तो यहां पर डेफिनेट हो गया कि एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है एसी टेक, उसके स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स ऑफ एसी टेक क्या हो गई? सब क्लास हो गई। एक ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब क्लास या पार्ट ऑफ क्लास। ठीक है, या दूसरे टर्म्स में हम बोले 10th स्टूडेंट, तो क्या हो गया? किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट हो, अगर वो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो वो हमारे 10th क्लास स्टूडेंट होंगे। तो स्टूडेंट की सब क्लास क्या हो गई? 10th क्लास स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्लासेस होती हैं। अब फिर से वही चीज, जब हम बात करेंगे, हमारा वर्ड क्लासिफिकेशन से आया था क्लास, और जब हम क्लास की बात करेंगे तो बात अपने आप किसकी हो जाएगी? ग्रुप की, समूह की बात हो जाएगी। समूह की, एक गैदरिंग की बात होगी। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम बोले कि स्टूडेंट ने कोई चीज तोड़ दी। हमने क्या बोला? हमने बोला एक स्टूडेंट ने बोर्ड तोड़ दिया। तो क्या कोई पहचान सकता है कि वो स्टूडेंट कौन है? नहीं पहचान सकता है। क्यों? क्योंकि हमने केवल स्टूडेंट बोला है। उसमें पूरे स्कूल का कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, इवन दूसरे स्कूल का स्टूडेंट हो सकता है। ठीक है, या कॉलेज का भी स्टूडेंट हो सकता है। उसने बोर्ड तोड़ दिया, ये काम हुआ, लेकिन हम उसको पहचान नहीं सकते हैं। एक स्टूडेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बात हो गई हमारी ग्रुप की। हम बोले अब केवल स्टूडेंट ही ग्रुप नहीं होता है, कई सारे ग्रुप की बात हम कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय एक तरह से वर्कर, किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय, किसी भी गवर्नमेंट, प्राइवेट, कोई भी सेक्टर हो सकता है। अगर कोई किसी एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एम्प्लॉय बोलेंगे। ठीक है, फिर दूसरे ग्रुप्स की बात भी कर सकते हैं। जैसे हमने बोला बर्ड्स, बर्ड्स क्या हो गया? बर्ड्स भी एक बहुत बड़ा ग्रुप हो गया, जिसमें आपके जितने भी पक्षी होते हैं, वो चाहे जिस प्रजाति के हो, चाहे जिस उनकी जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हो, वो चाहे पिजन हो, आपका पैरट हो, पीकॉक हो, कॉक हो, इवन क्रो हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे? बर्ड्स क्लास के अंदर आ जाएंगे। ठीक है,
तो ये हमारी बात हो गई क्लास की। तो क्लास हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जबकि वहीं पर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या करता है? एक पर्टिकुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्जेक्ट हमेशा एक पर्टिकुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अभी तो ये हमारी सारी लिविंग थिंग्स हो गई, हमारी नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं आपकी क्लास। जैसे हमने बोला बुक, तो यहां पर कोई भी बुक हो सकती है। हमने बोला सिटी, हम किसी भी सिटी की बात कर सकते हैं। और तो क्या होता है, सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज के जो एंटिटीज होती हैं, उनका जो ग्रुप होता है, सेम प्रॉपर्टीज वाली एंटिटीज का जो ग्रुप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। लेकिन जब भी हम किसी ऐसी एंटिटी की बात करते हैं जिसको हम पहचान सकते हैं, स्टूडेंट के केस पे हमने अगर बोला कोई स्टूडेंट राम, स्टैंडर्ड उसका 10th, और स्कूल उसका हमने बोल दिया मदर टेरेसा। सिटी हमने बोला कानपुर। तो इसमें काफी हद तक हम इसको पहचान सकते हैं, इवन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इस स्टूडेंट को। तो ये क्या हो गया? एक आइडेंटिफाइबल एंटिटी हो गई। बर्ड्स के केस में हमने बोला पिजन, ठीक है, तो पहचान हो गई। हमने जब पिजन की बात की तो पहचान हो गई, कई सारी पहचान हो गई उसकी, कि कलर उसका व्हाइट होगा, साइज उसका एक फिक्स होगा, उड़ सकता है, उड़ने वाली बर्ड्स में आता है, ये फ्लाइंग बर्ड्स में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज। एम्प्लॉय हमने कुछ बताया, वेद प्रकाश, वर्किंग इन एयरफोर्स, यूनिट 29 ईडी। जब इतना कुछ हम बता देंगे तो उसकी पहचान हो सकती है। तो ये क्या हो गया? आइडेंटिफिएबल एंटिटी हो गई। ये हमारी आइडेंटिफिएबल एंटिटी हो गई, ये हमारी आइडेंटिफिएबल एंटिटी हो गई। बुक, जब हम बुक की बात कर रहे हैं, हमने बोला कंप्यूटर साइंस, फॉर क्लास 10th, बोर्ड आईसीएसई, बोर्ड हमने बोला आईसीएसई, राइटर बोला हमने सुमिता अरोरा। जब हमने इतनी सारी चीजें स्पेसिफाई कर दी तो तुरंत पता चल गया कि एक पर्टिकुलर बुक है, इसका प्राइस भी फिक्स होगा, इसके नंबर ऑफ पेजेस भी फिक्स होंगे, हर चीज फिक्स हो जाएगा। लेकिन जब हम बुक बात कर रहे थे, ना तो उसका प्राइस फिक्स था, ना उसके पेजेस फिक्स थे, ना उसका पब्लिशर फिक्स था, ना उसका राइटर फिक्स था, कुछ भी फिक्स नहीं था। तो जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन फिक्स कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन जब हम पर्टिकुलर एंटिटी की बात करते हैं तो ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? वेद प्रकाश क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए, ऑब्जेक्ट या स्टेंस हो गए। क्यों? क्योंकि इसकी हम पहचान कर सकते हैं। ये राम हमारे क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। सिटी की बात करते हैं, सिटी के नेम में हमने बोला कानपुर। अब कानपुर आपके दो है, एक उड़ीसा में भी पड़ता है, यहां पर तुरंत जैसे हमने स्टेट की बात की, हमने बोला यूपी, तुरंत ये भी फिक्स हो गया, तुरंत ये भी फिक्स हो गया। जैसे ही ये फिक्स हो गया तो ये हमारा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे ही ये चीज फिक्स हुई, ये क्या बन गया? हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो फिर से आप ध्यान दीजिए, एक ऐसी एंटिटी जिसकी हम पहचान कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है।
तो ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफिएबल एंटिटी। लेकिन क्लास क्या होती है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिससे हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री बोला जा सकता है, क्लास को मतलब एक सांचा बोला, ऑब्जेक्ट बनाने का सांचा बोला जा सकता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीजें बोला जा सकता है क्लास के बारे में। एक क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, एक क्लास से कितने भी ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। तो ये सारी बात हो गई हमारी ऑब्जेक्ट और क्लास को लेके। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब अलग करना। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब अलग करना। अब क्या चीज अलग करते हैं? देखिए, जैसे जो हमारे मतलब की चीजें हैं, एक ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें कोई बल्ब दिख रहा है, मान लीजिए हमारे पास हमें कोई कमरे में बल्ब दिख रहा है, तो उसमें बहुत सारी चीजें उसकी जानकारी में होंगी। जैसे उसकी वायरिंग कहाँ से हुई, उसका कनेक्शन कहाँ पे है, उसको किस सब स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ठीक है, उसका मीटर किसके नाम पे लगा हुआ है, मीटर का नंबर क्या है, ठीक है, मीटर का ओनर कौन है, ये सब बहुत सारी चीजें हो गई। ठीक है, लेकिन अगर हमें केवल लाइट चाहिए, हम उस बल्ब को ऑन करना चाहते हैं, तो हमें इन सब जानकारियों से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किस चीज से है? हमें मतलब है कि इस बल्ब का स्विच कौन सा है, और यूज करने के बाद जब हम उसको ऑफ करना चाहते हैं तब भी हमें उसी चीज से मतलब है कि इस बल्ब का स्विच कौन सा है। ठीक है, हमें उसकी वायरिंग कहां से हुई, किसने की, कब की, किसने करवाई, ठीक है, उसको कहां से पावर मिल रहा है, वो इन्वर्टर से चल रहा है या आपका डायरेक्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई से चल रहा है, उसमें सोलर पावर आ रहा है या डायरेक्ट सब स्टेशन से लाइट आ रही है, इन सब जानकारियों के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? बैकग्राउंड डिटेल्स को साइड करके केवल जरूरत की चीजों को इंक्लूड करके जो हम अपना काम चलाते हैं, अपना जो प्रोग्राम बनाते हैं, इस चीज को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। देखिए, आपकी बुक में एक और एग्जांपल आपको दिया जाता है अक्सर कि जैसे हमें कार ड्राइव करना सीखना है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं कि उस कार को किसने बनाया, किसने बेचा, किसने खरीदा। ठीक है, हमें मतलब किससे है कि इसमें क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, गियर और आपका जो स्टीयरिंग है, ये कैसे हैंडल की जाती है, इनको कैसे ऑपरेट किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में जब हम सीख जाएंगे, रोड में हमें किन ट्रैफिक रूल्स को यूज करते हैं, इन सब चीजों के बारे में जब सीख जाएंगे तो हम ड्राइविंग सीख जाएंगे। ठीक है, तब हमें वो कार कब बनी, किसने बनाई, ठीक है, उसमें कौन कौन से इंजीनियर्स लगे, वो किस कंपनी की है, ठीक है, उसका टॉर्क कितना है, उसका हॉर्स पावर कितना है, इंजन का पावर कितना है, उसमें कितने पिस्टन लगे हुए हैं, इन सब के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर वो कार का मैकेनिक है तो उसको इन सब चीजों के बारे में, इनमें से कुछ चीजों के बारे में जानने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये इस तरह से अलग अलग डिटेल हमारे अलग अलग आदमी के लिए इंपॉर्टेंस रख सकती है, या हमारे अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिटेल्स इंपॉर्टेंट रख सकती हैं। तो जब हम जैसा काम करते हैं उससे रिलेटेड डिटेल्स को अलग करके अपना काम चलाते हैं, इस जो प्रॉपर्टी को बोला जाता है उसको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक है सेल्स पर्सन है, ये हमारा सेल्स पर्सन है, इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। देखो, सेल्स पर्सन भी एक पर्सन है, और पर्सन के पास कुछ चीजें तो होती ही होती हैं। जैसे नेम तो सबके पास होगा, ठीक है, नेम सबके पास होगा, ठीक है, फादर्स नेम, एड्रेस, फैमिली बैकग्राउंड,
मेडिकल बैकग्राउंड या मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, मैरिटल स्टेटस, बेसिक सैलरी, इंसेंटिव रेट्स, कमीशन, इस तरह से बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड होंगी। इसके डेटा में इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। लेकिन अब अगर हमें एक ऐसा सिस्टम प्रिपेयर करना है, हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करने जा रहे हैं जिसमें हमें सैलरी कैलकुलेशन करना है। यहां पर हम क्या करना चाहते हैं, सैलरी कैलकुलेशन या सैलरी कंप्यूटेशन। हम एक सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। अब एक टर्म और आ सकता है, कई सारे टर्म्स आ सकते हैं, जो भी आपको याद आता जाए, क्वालिफिकेशन, फ्रेंड्स। लेकिन जब हम सैलरी कंप्यूटेशन सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो हमें केवल इसकी एम्प्लॉय आईडी की जरूरत है, दूसरी चीज जरूरत है इसके नाम की, तीसरी चीज जरूरत है कि इसने कितनी कार्स सोल्ड की हैं, सेल की हैं, चौथी चीज जाननी है कि इसकी बेसिक सैलरी कितनी है, पांचवी चीज जाननी है कि इसका कमीशन रेट क्या है, कि मतलब पर कार हम इसको कितना पैसा एक्स्ट्रा देते हैं, और इसको कौन कौन से इंसेंटिव मिलने वाले हैं। हमको अगर केवल इतनी डिटेल्स पता हो, बाकी चीजें ना पता हो, जैसे हम इसका एड्रेस ना पता हो, इसका फैमिली बैकग्राउंड ना पता हो, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में ना पता हो, इसकी फ्रेंड्स के बारे में ना पता हो, इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में ना पता हो, इसकी मैरिटल स्टेटस के बारे में ना पता हो, इसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में ना पता हो, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी हम इसका सैलरी कंप्यूटेशन सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या हुई, हमारे पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज थी, इतने सारे एट्रीब्यूट्स थे, लेकिन हमने केवल वही एट्रीब्यूट सेलेक्ट किए जो हमारे सॉफ्टवेयर में नीडेड थे, जो हमारे काम में जरूरत थी, जिनकी इस चीज को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोला जाता है। टोटल अगर पूरा लिखा जाए तो इसको हम बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। मतलब पूरी जानकारी में से हमने अपने काम की जानकारी, काम के डेटा को अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया, और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। हमारे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं आया है वो इसको बैक करके फिर से देखें। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन आखिर क्या चीज होती है। इनकैप्सुलेशन जैसा कि नाम से रिप्रेजेंट होता है, जो कैप्सूल होता है आपका, आप अगर कैप्सूल को ध्यान दें, जिसने दिया हो वो बहुत अच्छी बात है, जिसने ना दिया हो एक परचेज कर लेना भाई, एक छोटा सा कैप्सूल सबसे सस्ता हो, जो डेटा और मेथड्स, ठीक है। अब
डेटा क्या रिप्रेजेंट करता है? एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मेथड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फंक्शनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। डेटा रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट और मेथड्स रिप्रेजेंट करते हैं आपके फंक्शनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए होता क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम इंटरनेट बैंकिंग की बात करते हैं, एक एग्जांपल है, उसको इससे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। जैसे हम इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग में हम क्या करते हैं? अपने अकाउंट की डिटेल्स पता कर लेते हैं, ठीक है। या जो लोग इंटरनेट बैंकिंग नहीं भी यूज करते हैं, अगर बैंक में जाते हैं अपनी पासबुक लेके, तो वो क्या करते हैं? पासबुक में एंट्री कराते हैं तो उनके अकाउंट्स की डिटेल सारी उनकी पासबुक में प्रिंट कर दी जाती है। क्या कभी आप अपने पड़ोसी की अकाउंट की डिटेल अपनी पासबुक में प्रिंट करवा सकते हो? कभी भी नहीं करा सकते हो। गलती से हो जाए बात अलग है, लेकिन जानबूझकर बैंक ऐसी चीज कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उस डिटेल के लिए आप ऑथराइज नहीं हो। सेम उसी मैनर में जब हम इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो हम अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने अकाउंट की डिटेल सारी देख सकते हैं, अपने अकाउंट की डिटेल सारी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के अकाउंट के बारे में जानकारी हम नहीं पा सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आपकी जो फंक्शनिंग है उसको लिमिटेड कर दिया गया। किसके साथ लिमिटेड कर दिया गया? आपके अकाउंट की फंक्शनिंग के साथ, आपके एसेस को आपके अकाउंट के साथ लिमिटेड कर दिया गया। जबकि जो बैंक का क्लर्क होता है या जो बैंक का एम्प्लॉय होता है वो सारे लोगों के डिटेल्स देख सकता है। जैसे आप पासबुक प्रिंट कराने जाते हो तो अलग अलग आदमी प्रिंट कराने जाता है, वो सबके अलग अलग अकाउंट्स की डिटेल ओपन करता है और उसको प्रिंट कर देता है। मतलब जो ऑथराइज्ड पर्सन है वही सही डेटा तक पहुंच सके। उससे फायदा क्या होगा? अब जैसे कोई भी किसी के भी अकाउंट में पहुंच जाएगा तो दूसरे के अकाउंट से आप पैसा निकाल लोगे। आप नहीं निकालोगे, कोई बैड एक्टिविटीज करने वाला, कोई फ्रॉडियल आदमी वो निकाल लेगा आपके अकाउंट से पैसे। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो पाए इसकी वजह से क्या किया गया? आपके एसेस को लिमिटेड कर दिया गया, आपकी पहुंच को जो है वो लिमिटेड कर दिया गया। सेम इसी मैनर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या किया जाता है? डेटा और उस पे काम करने वाले फंक्शंस, जिनको कि हम जावा में मेथड्स बोलते हैं, उनको दोनों को एक सिंगल यूनिट में बंद कर दिया जाता है और उस सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं? उस सिंगल यूनिट को क्लास बोलते हैं। तो इस तरह से जो एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट है ऑफ ऑब्जेक्ट है उनको डेटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। और मेंबर मेथड्स जो हैं वो फंक्शनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दोनों को कंबाइंड करके हम लोग एक क्लास क्रिएट कर देते हैं, और इस चीज को हम बोलते हैं डेटा इनकैप्सुलेशन। इससे फायदा क्या होता है? ये मेथड्स हमारे केवल यही ऐसे मेथड्स होते हैं जो यहाँ पर प्राइवेट मेंबर्स जो क्लास के होते हैं उन तक पहुंच सकते हैं। बाकी कोई भी दूसरा मेथड तो आपका क्लास के प्राइवेट मेंबर्स तक नहीं पहुंच सकता। इस तरह से हमें डेटा को सिक्योरिटी मिलती है और क्लास की इंटीग्रिटी बढ़ती है, सॉफ्टवेयर की इंटीग्रिटी बढ़ती है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है डेटा इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आखिर होता क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब इनहेरिट से बना है आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जिसको हिंदी में समझ में आता हो वो इसको आनुवांशिकता भी बोल सकता है। वैसे हिंदी बहुत कम ही लोगों को समझ में आ रही होगी, तो आप इनहेरिटेंस ही समझिए। ये सेम उसी टाइप का है जैसा आपका बायो का इनहेरिटेंस। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है?
इसका पर्पस ये होता है, सबसे पहला पर्पस कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी मतलब कोई कोड अगर हमने एक बार लिख दिया तो उसको हम बार बार इस्तेमाल कर लें, सेम चीज को दोबारा लिखने से क्या फायदा। दूसरी चीज मॉडलिंग ऑफ रियल वर्ल्ड। इन दो कॉन्सेप्ट्स को लेके ये कॉन्सेप्ट बनाया गया हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होता क्या है आखिर? इनहेरिटेंस होता है, जैसे अभी हम बायो की बात करते हैं, जैसे कोई बच्चा अगर आपका बर्थ किसी बच्चे की बर्थ होती है, मतलब कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो उसमें नेचुरली उसके पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आ जाती हैं। इस चीज को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जब हम बात करें जावा की तो वहां पर इनहेरिटेंस से क्या मतलब है? जावा में इनहेरिटेंस से मतलब है जब हम किसी एग्जिस्टिंग क्लास की हेल्प से, ध्यान दीजिए, जब हम किसी एग्जिस्टिंग क्लास की हेल्प से, एग्जिस्टिंग क्लास की हेल्प से न्यू क्लास बनाते हैं, नई क्लास बनाते हैं, जब हम किसी एग्जिस्टिंग क्लास की हेल्प से नई क्लास बनाते हैं तो उस एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टीज, इस एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टीज अपने आप नई क्लास में आ जाती हैं। जब हम एग्जिस्टिंग क्लास की हेल्प से कोई न्यू क्लास बनाते हैं, ठीक है, नई क्लास बनाते हैं, तो एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टीज अपने आप नई क्लास में आ जाती हैं। इस प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इस प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस बोला जाता है। और जो पहले से एग्जिस्टिंग क्लास है उसको हम सुपर क्लास, और जो बाद में क्लास बनाई गई उसको हम सब क्लास, ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसको हम बेस क्लास, और जो बाद में बनाई गई उसको हम डेराइव्ड क्लास, इन सब नामों से जानते हैं। इसके बाद एक नाम और है, जो पहले से एग्जिस्टिंग क्लास है उसको हम पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, और जो बाद में क्लास बनाई गई उसको हम चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक, एग्जिस्टिंग क्लास, सुपर क्लास, बेस क्लास, पेरेंट क्लास, ये सब एक ही चीज है। इसी तरह न्यू क्लास, सब क्लास, डेराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास, ये भी सेम टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? जब हम एग्जिस्टिंग क्लास की हेल्प से कोई न्यू क्लास क्रिएट करते हैं तो एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टीज अपने आप न्यू क्लास में आ जाती हैं। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इनहेरिटेंस। अब नेक्स्ट टर्म है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म जो हमारा वर्ड है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक पॉली और दूसरा है मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का होता है फॉर्म्स। पॉली का मतलब मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म्स। अब देखिए यहां पर क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक चीज बोली ड्रॉ 5। अब यहां पर हमने केवल एक ही
चीज पास की है, सिंगल एट्रीब्यूट पास किया है, सिंगल आर्गुमेंट पास किया, क्या बनाया गया, एक 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ हो गई। फिर हमने एक दोबारा बोला ड्रॉ 5,2, तो ये 5/2 का आपका रेक्टेंगल बना दिया गया। हमने बोला ड्रॉ 5, 4, 3, ठीक है। फाइव, ये एक ट्रायंगल बन गया। हर बार हमने कमांड तो सेम दिया, हर बार हमने बोला सेम चीज ड्रॉ, हमने हर बार जो कमांड दिया, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया वो सेम दिया, लेकिन जो प्रोसेसिंग हुई उसकी वो अलग अलग तरह से हुई। यहां पर एक लाइन ड्रॉ की गई, यहां पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया गया और यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अलग अलग नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आपके पास किए गए, इस वजह से उसको अलग अलग तरह से इंटरप्रिटेशन किया गया। इसी चीज को जब हम सेम कमांड को या सेम इंस्ट्रक्शन को अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब हमने बोला एक चीज और उसका इंटरप्रिटेशन कई तरह से हो रहा है, ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म के दो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ओवरलोडिंग अभी आप केवल इन वर्ड्स के बारे में सुन लीजिए, इनके बारे में बाद में कहीं डिस्कस किया जाएगा। दूसरा है टर्म आपका ओवरराइडिंग। ये दो टर्म्स हमारे पॉलीमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी से ही आते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी पॉलीमॉर्फिज्म। लास्ट है हमारा मॉड्युलैरिटी। मॉड्युलैरिटी जो बना है आपका, वो कहां से आया है वर्ड? मॉड्युलैरिटी आया है आपका मॉड्यूल्स से, ठीक है। जैसे हमारा एक सब्जेक्ट होता है, हम उसको कई सारे मॉड्यूल्स में, लेसन्स में, चैप्टर्स में ब्रेक कर देते हैं और आसानी से उस बुक को पढ़ लेते हैं, आसानी से उस सब्जेक्ट को लर्न कर लेते हैं। तो कैसे पॉसिबल होता है? अगर हमारी पूरी बुक में केवल एक ही चैप्टर हो तो हमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी, हमारे कॉन्फिडेंस में हो सकता है कमी आ जाए। क्यों? क्योंकि हमें लगेगा यार अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। या पूरी बुक में आप पहला चैप्टर आपका आधी बुक के बराबर हो, बाकी सारे चैप्टर जैसे रहते हैं वैसे रहे, तब भी आप को क्या होगा, आप अगर आधे साल में एक चैप्टर फिनिश करोगे तो आपके अंदर बहुत ज्यादा डिमोरलाइजेशन आएगा। आपको लगेगा अरे इतना टाइम हो गया अभी तक मैंने एक ही चैप्टर फिनिश किया है, ठीक है। मतलब आपकी स्टडीज प्रॉपर नहीं हो पाएंगी। सेम इसी मैनर में जब हमारे पास प्रॉब्लम बड़ी होती है, और हम पूरी प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करने बैठ जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई है और कितनी नहीं हो पाई है। कई बार हम भुलावे में रहते हैं कि हमने ज्यादा काम कर लिया, और कई बार हम ज्यादा काम कर लेते हैं और उसके बाद भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, ठीक है। इन सब चीजों से बचने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट आया मॉड्युलैरिटी का। मॉड्युलैरिटी का क्या है, से होता क्या है, हम अपनी बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे फंक्शंस में, ब्रेक कर देते हैं। फंक्शंस में ब्रेक करने के कई सारे फायदे होते हैं। पहली चीज, अगर एक ही आदमी उस पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो उसको पता चलेगा कि उसने कितने मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब इस प्रॉब्लम के कितने पार्ट्स को, मान लीजिए 10 पार्ट में आपने प्रॉब्लम को तोड़ा और उसने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे, तो एक थोड़ा क्लियर रहेगा कि 20% काम हो चुका है। या 8 पार्ट्स उसने कंप्लीट कर लिए तो ये क्लियर रहेगा 80% काम हो चुका है, ठीक है।
और हमारे उन जो मॉड्यूल्स हैं उनमें क्या कमी है, क्या उनकी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। जबकि जब हम पूरी प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करते हैं तो जब तक उसका पूरा सोल्यूशन नहीं बन पाएगा तब तक हम उसकी टेस्टिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास जो बड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जो बड़ा सा प्रोग्राम होता है, उसको हम छोटे छोटे फंक्शंस में तोड़ देते हैं और इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है मॉड्यूलरिटी। इसी के साथ हमारे जो ये 7 पॉइंट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिखे गए हैं उन सब के बारे में मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दे दिया है, सबको डिस्क्राइब कर दिया है। किसी को किसी भी सेक्शन में अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो को फिर से देखिए, उसके बाद भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे उस डाउट के बारे में पूछ सकते हैं। इवन आप हमें इस नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9838004020। चैनल जो है वो है एसी टेक ऑन नेट। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना एकदम मत भूलें। धन्यवाद। इसी के साथ आपकी क्लास फिनिश होती है। गुड डे।